फिंगर जो है ये इमोशनल ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो 4 फिंगर्स थी ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ह्यूमन ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हमने बात ये की थी कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमारी फिंगर्स फौरन से ऊपर उठ जाती हैं और ड्राइविंग सीट पे कौन आ जाता है? इमोशनल ब्रेन। उसमें गुस्सा हो सकता है, उसमें रोना हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। फिर यानी इमोशंस जो है ना वो ड्राइव करना शुरू हो जाते हैं। करना हमें ये था कि हमें एक एक करके उन सारी फिंगर्स को वापस लेकर आना था, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अपनी जगह पर वापस लेकर आना था, जिसके हमने हर फिंगर का एक नाम रखा था। सबसे पहले ब्रीद, उसके बाद नेम इट, फिर डू इट डिफरेंटली, फिर इंक्वायर। अच्छा, आज मैंने बात करनी है एग्जीक्यूटिव स्किल्स पर। कुछ आइडिया है क्या होती है एग्जीक्यूटिव स्किल्स? क्या क्या स्किल सेट होता है ये, इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, या ये कैसे सीखा जा सकता है, या इसका नाम एग्जीक्यूटिव स्किल्स क्यों है? कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत किसी को आप में से? इनका नाम एग्जीक्यूटिव क्यों है, एग्जीक्यूटिव स्किल्स क्यों है, कोई और स्किल्स क्यों नहीं? ये एग्जीक्यूटिव्स में पाई जाती हैं ये स्किल्स, या इसमें से ज़्यादातर स्किल्स उनकी स्ट्रेंथ होती हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये वाली 12 स्किल्स कौन सी हैं। अब होता ये है कि हम सबके यानी ह्यूमन ब्रेन में ये सारी स्किल्स हार्ड वायर्ड होती हैं। एक ह्यूमन ब्रेन में बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी की सारी स्किल्स मौजूद होती हैं, यानी ये हमें कहीं बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे अंदर जिस तरह हम एक इंसान के पैदा होते हैं, उसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं ना जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर ये चीज़ें जो कि अभी डेवलप होती रहेंगी, ब्रेन के जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हार्ड वायर्ड होती हैं हमारे ब्रेन में, हमारे ह्यूमन ब्रेन में, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, आंखों के ऊपर वाला दिमाग। अब होता ये है कि अगर हम इन चीज़ों को सीखते रहें बचपन से और प्रैक्टिस करते रहें तो ये स्किल्स जो हैं ये हमारी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाती हैं। यानी अगर आप बचपन से टाइम मैनेजमेंट या टाइम को इम्पोर्टेंस देते रहें और उसके बारे में सीखते रहें कि मैं कैसे उसे मैनेज कर सकता हूँ, तो वो स्किल जो आपके अंदर वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है वो आपकी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनमें से कुछ स्किल्स को या सारी स्किल्स को या एक दो को इम्पोर्टेंस नहीं देते बिल्कुल, और हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता कि इनको भी कभी प्रैक्टिस में लाया जा सकता है या ये एग्जिस्ट करती हैं, तो ये हमारी वीकनेस बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे किसी को पता ही ना हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कंट्रोल नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे बिल्कुल, जैसे किसी को पता ही ना हो कि मेटाकॉग्निशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, या वर्किंग मेमोरी भी एक चीज़ होती है, या फ्लेक्सिबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, इस तरह के, या प्रोक्रेस्टिनेशन भी कोई चीज़ होती है जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। यानी अगर हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे तो यही स्किल्स जो हमारे ब्रेन में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई थी ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगे और हम उस एरिया में वीक हो जाएंगे। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि वो टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, या टाइम मैनेजमेंट उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करती है, एज अ स्ट्रेंथ नहीं एग्जिस्ट करती। देखिए, हमने टाइम मैनेजमेंट को रीसेंसी की मेमोरी से नहीं देखना, यानी आप पीछे से देखना शुरू करें कि वैसे आपकी पर्सनैलिटी में या आप ज़्यादा किस तरफ रहते हैं, उस वीकनेस में रहते हैं टाइम मैनेजमेंट की कि स्ट्रेंथ में। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रूटीन है वो आप तो नहीं लेकर चल रहे, वो तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। वो तो हम कहते हैं आकर बैठ जाए। अगर खुली छुट्टी हो तो मुझे बताएं इस सेशन में कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग सुबह टाइम पर उठेंगे? यानी ये वाली जो चीज़ है जो यहाँ पर हो रही है सिर्फ, वो तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। हमने तो बात करनी है पीछे से काफ़ी कि अभी तक आप लोग जितना ज़िंदगी गुजार चुके हैं, काम पर जाने के लिए क्या टाइम फॉलो करते थे, एक रूटीन फॉलो कर पाते थे कि नहीं, ये सारी चीज़ें बताएंगी कि आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी थी कि नहीं। अच्छा, बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल पर। वो किन आप में से किन को लगता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, या हमारे पास कॉन्सेप्ट है इमोशनल रेगुलेशन या कंट्रोल का? इमोशनल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है। किसी को कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है? इमोशंस के बारे में तो हमने बड़ा सुना हुआ है, तो आइडिया है किसी को कि क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस? अच्छा, वैसे तो इंटेलिजेंस पता है ना क्या होती है, यानी एक कोई इंटेलिजेंट इंसान, कौन किसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं? यानी जो लॉजिकल होते हैं बहुत, जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, हम उनको वो कह देते हैं कि ये लोग इंटेलिजेंट हैं। अब ये चीज़ आपने बड़े गौर से सुननी है कि जो जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है ना, अब ज़्यादातर हमारा ध्यान ज़िंदगी में इस चीज़ पर होता है कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंसान को इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है, हम ज़्यादा स्कोर ही तब कर सकते हैं जब इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नई
रिसर्च में इंटेलिजेंस को गुड एज अ गुड न्यूज़ नहीं लिखा जाता, क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ काफ़ी नहीं होती अचीव करने के लिए। इंटेलिजेंस हमारे ब्रेन के एक ऐसे पार्ट में होती है जिसको आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करके भी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। यानी आप अपने आईक्यू को बहुत बढ़ा नहीं सकते, शायद बहुत एक्सरसाइजेस से आप 1-2% उसको बढ़ा सकें, अदरवाइज वो फिक्स्ड होती है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी होती है वो फिक्स्ड होगी। अगर आप कोई टीन एज में जैसे किसी की कोई पर्सनैलिटी कैरी कर रहा है तो बहुत चांसेस हैं 40s में 50s में जाकर भी वो चीज़ें बहुत मिलती जुलती होंगी, क्योंकि पर्सनैलिटी और जो इंटेलिजेंस है इसको आप ज़्यादा इस पर काम नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते, इसको बहुत ज़्यादा निखार नहीं सकते। लेकिन जो EQ है यानी इमोशनल कोशेंट है, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये एक ब्रेन के ऐसे पार्ट में होती है जिसको आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर किसी इंसान में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप अपने मैक्सिमम लेवल्स तक जा सकते हैं इसको अचीव करते करते, क्योंकि ये सीखी ही बाद में जाती है और आप किसी भी एज में इसको सीखना और प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। अब ये एक एग्जीक्यूटिव स्किल है इन 12 सेट्स में से, जिसमें होता ये है कि आप अपने इमोशंस के बारे में फुली अवेयर होते हैं और आप उन इमोशंस के ओरिजिन्स के बारे में फुली अवेयर होते हैं, आ कहाँ से रहे हैं वो, आप उन इमोशंस को किन बिहेवियर्स में मैनिफेस्ट करते हैं उससे फुली अवेयर होते हैं। और फिर जब एक इंसान अपने इमोशंस से फुली अवेयर होता है तो वो फिर सामने वाले के इमोशंस के साथ भी कनेक्ट कर सकता है और उसे किसी भी अराउजल के स्टेट में रिलैक्स कर सकता है, काम डाउन कर सकता है। यानी ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें आप अपने और दूसरों के इमोशंस के साथ एक तो उनको जानते बहुत अच्छी तरह होते हैं, दूसरा उनको मैनेज बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप तो ये है ना कि आप अपने इमोशंस को पहचान सकें। मैं बात ये कर रही थी कि हमारे यहाँ पर बड़ा इस चीज़ को ना शुरू से हम इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है या वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके वो बहुत ज़हीन है, ऐसी सारी चीज़ें जिसको हम बहुत ज़्यादा ऐसी कोई अपनी प्रोफाइल में इसको बहुत ज़्यादा फिट करना चाह रहे होते हैं कि हम समझते हैं शायद इसी से प्रोफाइल अच्छी बनती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता हमारे पास शुरू से, अगर हमने सीखा ना हो। और वैसे अगर मैं पूछूं तो हमारी सोसाइटी में इमोशनल लोगों को किस तरह से देखा जाता है? 2 पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। यानी एक तो ये हो सकता है कि लोग प्रेस करते हैं ऐसे लोगों को कि बहुत इमोशनल है या कनेक्ट करता है लोगों के साथ, हालांकि वो इमोशनल होने का मतलब कनेक्ट करना नहीं होता। जिस तरह अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो बहुत दफ़ा शुरू में ये चीज़ देखने को मिलती है, ये सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती है कि जब इंटरवेंशंस होते हैं या जब ऐसी कोई चीज़ होती है, जब फैमिलीज़ आकर पहले दिन दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, अपनी पूरी स्टोरी शेयर कर रही होती हैं और हम नहीं रोते आगे से। अब ना रोने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम कनेक्ट नहीं कर रहे फैमिलीज़ के साथ। तो अक्सर ऐसा हुआ बॉडी लैंग्वेज से भी, या किसी ने डायरेक्टली भी कह दिया कि आप लोग पत्थर दिल लोग होते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने रोज़ ऐसी चीज़ें देखनी है तो आपको तो नहीं फ़र्क पड़ता, आपका तो काम सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट वाला काम है। हालांकि डॉक्टर्स भी पत्थर दिल लोग नहीं होता। अगर हम मेडिकल डॉक्टर्स की बात करें, अब होता ये है कि काम ऐसा है, यूज टू भी की बात भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हम इमोशनल नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट अगर कोई समझना चाहे तो उसमें शायद हम फॉल कर सकें, लेकिन इमोशनल नहीं है कि कोई रो रहा है तो उसके साथ बैठ कर रोना शुरू हो जाए, इससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी कभी। अटैच बिल्कुल होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपके साथ काम करें और अटैच ना हो, लेकिन हमारा काम ये है कि आपके साथ अटैच होते हुए इमोशनली भी अटैच होते हैं। हो ही नहीं सकता इमोशनली अटैच ना हो। होता ये है कि हम आपके साथ अटैच होकर आपको उस चीज़ में से निकालते हैं। इमोशनल होने का मतलब ये होता है, यानी जब लोग सिंपथाइज कर रहे होते हैं इमोशनल होकर, तो वो जो रो रहा होता है उसके साथ बैठ के रोना शुरू हो जाते हैं। वो फिलहाल के लिए तो गुजारा मुजारा तो हो ही जाता है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे विक्टिम रोल को वैलिडेशन मिल जाती है कि असद साहब को अगर कोई कहे कि, या चलें बिलाल अफजल साहब को अगर कोई कहे कि वैसे हुई तो ज्यादती है, इस बार नहीं अंदर आना चाहिए था, छोटी सी बात पर ऐसे को इंडोर करा देता है, तो आपको वो बहुत अच्छे लगेंगे उस वक्त के लिए, क्योंकि आपके विक्टिम रोल को या आपके इंटरेस्ट को वैलिडेट कर दिया किसी ने। अब ये है सिंपथाइज करना। रहेंगे तो आप उसी तकलीफ में ना, रहना तो आपने इंडोर में ही है। ये काम नहीं हम करते जो कि इमोशनल लोग करते हैं। अब जिन्होंने एम्पथाइज करना होता है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो कभी भी आपको आगे से ये नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं फिर क्या हो गया, इंडोर हो गए हो तो कुछ ही दिन है गुजर जाएंगे। वो कनेक्ट करते हैं कि हाँ हुआ तो बुरा है,
हमें भी बुरा लग रहा है आपको वापस देखते, और फिर उसके बाद आपको निकालेंगे उसमें से कि अच्छा आप दिन कैसे गुजारने हैं, या अब क्या क्या काम है जो आपने करने हैं जिससे कि हम इसको किसी तरह से छोटा कर सकते हैं या किसी तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये नहीं मैं कर सकती कि फ़ौरन आज ही आपको यहाँ से जाने दूँ, ये ज़रूर कर सकती हूँ कि आपकी आज की तकलीफ़ ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। इसे बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होना, और लोगों के साथ एम्पथाइज करना, कनेक्ट करना होना ये चाहिए। इमोशनल नहीं सिर्फ होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप फॉर द टाइम बीइंग सामने वाले के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसे उसी के विक्टिम रोल में छोड़कर वापस चले जाते हैं। यानी ये एक एग्जीक्यूटिव स्किल है जिसमें आपने अटेंशन को रखना होता है वहीं पर, और ये बहुत लोगों में एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती है। अब होता ये है कि इसमें से कुछ स्किल्स वैसे ही एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होंगी और कुछ नशों के तोहफे हैं। यानी नशों ने भी तो कोई चीज़ें देनी है ना फिर एट द एंड। यानी अगर आपके अंदर सस्टेन्ड अटेंशन वैसे ही थोड़ी कम थी कि आपकी इतनी अटेंशन नहीं रहती थी, कंसंट्रेशन नहीं रहती थी, तो कुछ तो वो थी बाय डिफ़ॉल्ट ही कि बचपन से प्रैक्टिस ही नहीं है, कुछ नशों ने ख़राब कर दी, तो अब बिल्कुल ही नहीं है। और ADHD वाला हाल लगता है कि फोकस ही नहीं कर पाते। तो इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, जो 12 स्किल्स में से ज़्यादातर चीज़ें अब ख़राब इसलिए हैं कि उसमें नशों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब ये होती क्या है, इस पर मैंने थोड़ी सी बात अभी की, ज़रा बताएंगे आप क्या होती हैं ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स? इनको क्यों ब्रेन बेस्ड स्किल कहा जाता है, इनको क्यों हार्ड वायर्ड स्किल्स कहा जाता है, या क्या ये हमारे अंदर होते हैं कि हमें बाहर से सीखनी पड़ती? एग्जीक्यूटिव स्किल्स जो हैं ये ब्रेन बेस्ड स्किल्स होती हैं। ब्रेन बेस्ड या हार्ड वायर्ड इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी नेचुरली हमारे दिमाग में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। हमारे दिमाग का जो वो वाला पार्ट है ना जिसको ह्यूमन ब्रेन कहते हैं, या उसका साइंटिफिक नाम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, या आंखों के ऊपर वाला दिमाग या समझदार दिमाग, जो भी उसको कहते हैं, CEO ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, जिसके हिस्से में या जिसके ज़िम्मे में काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो बहुत मुश्किल कहलाते हैं, जो बहुत क्रिएटिव, बहुत रीजंस जिसमें अटैच होती हैं। यानी दिमाग के उस हिस्से का काम ऐसी फंक्शंस को परफॉर्म करना या ऑपरेट करना होता है, उस हिस्से में नेचुरली ये 12 की 12 स्किल्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता जाता है 24, 26 जितने भी साल तक, ये स्किल्स उसके साथ साथ डेवलप होती जाती हैं। अगर हम इनका यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दें या सीख कर करना शुरू कर दें तो ये हमारी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाती हैं। अगर हम इनका इस्तेमाल ना करें या हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका, तो ये स्किल्स वहीं पड़ी रहती हैं, लेकिन हमारे अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम मैनेजमेंट की स्किल हम सबके अंदर मौजूद है, लेकिन इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है? हालांकि पड़ी हम सबके अंदर है। हमारे इस वक्त कोई भी ऐसा इंसान नहीं है यहाँ पर जिनके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल ना पड़ी हुई हो, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल सीख लेते हैं या ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट ही वो करना शुरू कर देते हैं या बाय डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट एज आ स्ट्रेंथ आ जाएगी, और वो उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि वो टाइम के लिहाज से चीज़ें बड़ी प्लान करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं करेंगे इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, तो उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट एज अ वीकनेस आ जाएगी। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट होता है वहाँ पर हम इन सारी स्किल्स में से बड़े फ़ायदे उठाते हैं। यानी अगर ये चीज़ें सिर्फ बाहर से सीखने वाली हो ना, और हमारा कभी इत्तेफाक ही ना हो सीखने का, तो हमें बड़ी जगहों पर मसले आए। लेकिन मैं बात करती हूँ चले एक्टिव एडिक्शन की, और हमने कभी नहीं बाय डिज़ाइन सीखने की कोशिश की कि टाइम को भी मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ड्रग्स में टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छी होती है। कोई पेशेंट है जो कहे कि मेरी टाइम मैनेजमेंट बड़ी ख़राब थी, मेरे से नशे नहीं अरेंज होते थे, मेरे से सारी चीज़ें नहीं, मेरे से सारा होमवर्क नहीं होता था? हैं कोई जो ये कहेंगे? पूरे पूरे घंटे पता होते थे कब मेरे पास ख़त्म हो जाना है ड्रग्स और कब मुझे नए लेने हैं, और मुझे कैसे मैनेज करना है, रास्ता क्या होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, यानी वो सारी स्किल्स हम वहाँ पर लगा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट बहुत होता है और हम अपने ही अंदर से जो हमारे पास स्किल्स पड़ी हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। अब देखें, एक स्किल जो आप ड्रग्स पर लगा सकते हैं, तो क्या वही स्किल आप अपने काम पर नहीं अप्लाई कर सकते? तो ये चीज़ आपको समझ आई कि जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट होता है वहाँ पर हम अपने अंदर से ही हेल्प लेकर इन स्किल्स का इस्तेमाल करके तो अपने आप को बचा लेते हैं क्राइसिस में फंसने से। यही स्किल सेट हमारे पास होता है जो हम इतने लोगों को
आगे लगा कर रखा होता है ड्रग एडिक्शन में। किस किस से झूठ बोले जा रहे होते हैं, दिन रात कैसे हर चीज़ मैनेज हो रही होती है, सिर्फ अपने अंदर से हेल्प लेते हुए, अपने दिमाग से। और समझने की ज़रूरत सिर्फ ये है कि अगर हम वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं तो फ़ारूक साहब रिकवरी में नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो अब एक एक करके हम हर सेशन में या एक एक या दो दो करके डिटेल में पढ़ा करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी सेशन है सारी स्किल्स के साथ। अच्छा, सबसे पहले इमोशनल कंट्रोल, जिसकी बात अभी थोड़ी बहुत हुई भी है कि इमोशनल कंट्रोल। अच्छा, इसमें ना कंट्रोल का वर्ड वैसे मैं इससे बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करती, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैनेज या रेगुलेशन का वर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट स्किल का नाम इमोशनल कंट्रोल है। लेकिन आप लोगों ने कॉन्सेप्ट इससे ये लेना है कि हम रेगुलेट करें। रेगुलेटर क्या होता है? जैसे एक फ़ैन की स्पीड को कैसे रेगुलेट करते हैं, वो रेगुलेटर लगे हुए हैं वहाँ पर उसके। यानी हम अपने इमोशंस को भी ऐसे ही रेगुलेट कर सकते हैं कि कंट्रोल का मैं इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रही हूँ कि लोगों को कॉन्सेप्ट इसका ये चला जाता है कि हम कंट्रोल करें, यानी आना ही ना दें कोई नेगेटिव इमोशन, गुस्सा आए ही ना। मुझे सिखाया ये होता है ना बचपन से कि अरसलान साहब गुस्सा नहीं करना, कभी कभी आना ही नहीं चाहिए गुस्सा, या वो लोग अच्छे नहीं होते जो लोग गुस्सा करते हैं। हालांकि ये नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि आप एक नेचुरल चीज़ को रोक नहीं सकते आने से। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आएगा, आपको और मुझे ही गुस्सा आएगा ना। इंसानों के पास ही इमोशंस होते हैं, या चलें जानवरों के पास भी, क्योंकि रखे हुए हमारे सिस्टम के अंदर, तो आएगा तो सही। आपको स्किल ये सीखनी है कि उसे कैसे मैनेज करना है। यानी गुस्सा आए लेकिन मैं उसको इस तरह से मैनेज करूं कि वो किसी को या मुझे हार्म ना करे। एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं सब्लिमेशन। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली। मैं बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली अपनी सोशली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स को या इमोशंस को जब आप कन्वर्ट करते हैं किसी ऐसे इमोशन में जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, इस प्रोसेस को कहते हैं। जैसे अगर किसी को गुस्से को हम एनर्जीज़ का नाम दे देते हैं, कोई हाइटेंड एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव हैं, और उसमें गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी है। अब निकलेगा वो तब जब आप उसको उस तरह से चैनलाइज करेंगे। ऐसा ही है ना, अगर आप उन्हीं एनर्जीज़ को किसी अगर एक बंदा अपने गुस्से का इजहार ऐसे कर रहा है कि वो चीज़ें तोड़ रहा है, वो दीवारों को मार रहा है, वो लोगों को गालियाँ दे रहा है, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है। आर्ट में अपने आप को इंगेज कर ले, वो वॉक करना शुरू कर दे, वो कोई स्पोर्ट फॉर द टाइम बिंग खेलना शुरू कर। अब होता ये कि हम समझ रहे होते हैं कि जब तक जाकर उस बंदे से बात ना की, मेरा गुस्सा नहीं ठंडा होना। ऐसा नहीं होता। साइंस इसकी ये है कि जब आपके अंदर से वो एनर्जीज निकल जाती हैं और आप ज़रा नीचे आ जाते हैं, तो उसके बाद आपका रिएक्शन निकल ही नहीं सकता उस तरह से। चाहे फिर आप उसी बंदे के सामने जाकर खड़े हो जाएं जिससे थोड़ी देर पहले गुस्सा आया था, या जिसने थोड़ी देर पहले आपको इतना प्रोवोक किया था। तो सब्लिमेशन के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप ऐसे तरीके ढूंढते हैं अपने गुस्से को सब्लिमेट करने के लिए जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। एक रिसर्च हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसी कॉन्सेप्ट पर, जिसमें कि एक सैंपल ऐसा लिया गया था बच्चों का जिनके अंदर बहुत गुस्से की टेंडेंसीज थी और बहुत रिएक्शंस उनके आते थे। अब जब उनको थेरेपिस्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू किया और उनके रिएक्शंस को सब्लिमेट करना शुरू किया थेरेपी के थ्रू, और उनको डिफरेंट प्रोफेशंस में, यानी वो काफ़ी साल रिसर्च चली, 15, 20, 25 साल, तो हुआ ये कि उनमें से कुछ लोगों को बुचर बना दिया गया बाय प्रोफेशन, कुछ लोगों को एथलीट बना दिया गया बाय प्रोफेशन, कुछ लोगों को कोई मतलब इसी तरह की किसी और एक्टिविटी में डाल दिया जिसमें उनकी वो जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती थी अंदर, वो टाइम टू टाइम सब्लिमेट होना शुरू हो जाए। बुचर्स का क्या काम होता है? काटते रहते हैं हर वक्त। एग्रेसिव एथलीट्स का क्या काम होता है? आप कोई भी स्पोर्ट देखते हो, आप देखते हैं कि उनके अंदर कितना गुस्सा होता है। यानी अब वो गुस्सा उनकी ज़रूरत भी होती है। अगर एक बंदा बॉलिंग करवा रहा है, वो फास्ट बॉलर है, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको तो आना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, वो उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस करेगा। लेकिन वो एक स्पेल करवा के जब फारिग होता है तो उस टाइम वो उसकी एनर्जीज उतनी रहती हैं जितनी फर्स्ट बॉल पर थी, वो वैसे ही थक चुका होता है। यानी वो चीज़ सब्लिमेट हो चुकी है ऑलरेडी। इस्लामाबाद किसी भी और शहर से आए हुए, सुबह निकलेंगे, ज़ाहिर है काफ़ी टाइम पहले, 3-4 घंटों का रास्ता है अगर, तो यहाँ पर आकर बैठेंगे, 2-3 घंटे यहाँ बैठेंगे और उसके बाद वापस उतना सफ़र तय करके जाएंगे। जाकर कोई नया महाज खोलने का दिल करेगा? निकल चुकी होंगी ना सारी एनर्जी। उसके बाद अच्छा, यही नॉर्मल रूटीन है, यही नॉर्मेलिसी का क्राइटेरिया है कि जब आप एक दिन गुजारते हैं जिसमें आपकी एनर्जीज निकल जाती हैं, तो उसके बाद अब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। ये सिंपल सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट।
ऐसे रिएक्शन से स्विच करना है जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, यानी उसका प्री रेक्विजिट ही ये है उस रिएक्शन का, जिसमें आप अपने आप को ऐसी बिहेवियर्स में इंगेज करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे बहुत सी टेक्निक्स इस बारे में बताई जाती हैं कि जर्नलिंग करना शुरू कर दें, लोग पिलो पंचिंग करना शुरू कर देते हैं, स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं। मैं उन इमोशंस की, मैं नेगेटिव का तो वर्ड यूज़ नहीं किया, मैं इलेटेड इमोशंस की बात कर रही हूँ। या चलें अगर उस तरफ भी चले जाते हैं, उसमें क्रैश में भी आ जाते हैं कि जब एनर्जीज इस तरह की होती हैं कि लोग अपने आप को हार्म करना शुरू हो जाते हैं, वो भी तो एनर्जीज ही होती हैं। तो उसको भी आप सब्लिमेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। आप रो सकते हैं, आप वरी टाइम अपने आप को एलोकेट कर सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं उस बारे में, यानी कुछ भी ऐसा करना जो आपको या किसी और को हार्म होने से बचा ले। यानी सोशली अनएक्सेप्टेबल इमोशन को सोशली एक्सेप्टेबल इमोशन या बिहेवियर में चेंज करने को सब्लिमेशन कहते हैं। मैं एग्जांपल समझा देती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन भी बता दूंगी। ये मैंने कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने के लिए बताया था, एक्चुअली ये इसका पार्ट नहीं था, मतलब इस प्रेजेंटेशन का। यानी एक टेक्निक ही है थेरेपी में। होता ये है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको आ जाए किसी बात पर बहुत गुस्सा, ठीक है, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी अंडरस्टैंडेबल है कि आपको इस पर गुस्सा आएगा या आपका मूड ऑफ हो जाएगा या आप मीटिंग ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या व्हाट इज़ द राइट वर्ड, कि हम प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कुछ होना है, कोई क्राइसिस होना है, आपके अंदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, आप वॉक कर रहे हैं यहाँ तेज़ तेज़, एंग्जाइटी है, रोना भी आ सकता है, यानी कुछ भी ऐसे आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं और अब आपका दिल कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊँ और जाकर मैं गुस्सा निकाल दूँ स्टाफ पर, या मैं किसी से लड़ लूँ, या मैं किसी काउंसलर से लड़ लूँ, या मैं गालियाँ दे दूँ। मतलब ये तो मैं अभी उनके इमोशंस की वो बता रही हूँ जहाँ वो मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं जिन बिहेवियर्स में। यानी आपके ये इमोशंस थे, आपके जहन में ये सारे बिहेवियर्स आ रहे थे कि मैं इस तरह से निकालूंगा इनको। अब ये है सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, जिसमें आप वायलेंस करते हैं, जिसमें आप बदतमीजी करते हैं, जिसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें सामने वाला या आप खुद ही अनकंफर्टेबल होते हैं। अब सब्लिमेशन यहाँ पर इस तरह से अप्लाई होती है कि आप उन एनर्जीज को लगा दें, अपने आप को इंगेज कर लें किसी ऐसी चीज़ में जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। जैसे वर्कआउट कर सकते हैं, आप वॉक करके अपनी एनर्जीज निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं वो सारा नोट जिस पर आपको गुस्सा है, आप उसके बारे में पूरी चीज़ लिख सकते हैं, बाद में उसको डिस्कार्ड कर दें चाहे। देखेंगे उन लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है जिनको जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, जिनसे किसी इंसान के आगे शेयर नहीं किया जाता। मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि आप किसी इंसान के साथ शेयर करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ से आपको फीडबैक भी मिलेगा। एक पेपर आपको क्या जवाब देगा उल्टा। मतलब ये उन लोगों के लिए एक टेक्निक है जो किसी से बात नहीं कर सकते। अगर तो उनको थॉट्स ऐसी आ रही थी कि मैं अपनी इस एंग्जाइटी की वजह से कुछ गलत कर दूंगा और फिर वो उसको अपने बिहेवियर को बदलते हैं, तो सिर्फ वो सब्लिमेशन है। आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि एंग्जाइटी एक नेगेटिव इमोशन है। अब ये सारी नाम हमने दिए हुए हैं इमोशंस को कि गुस्सा नेगेटिव है, सैडनेस नेगेटिव है, जॉय बहुत पॉजिटिव इमोशन है। इमोशंस नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते, हम उनके साथ जो मीनिंग अटैच करते हैं ना, वो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। जिस तरह एंग्जाइटी हमारी लाइफ में बड़ी ज़रूरी है, यानी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिनको एंग्जाइटी ना होती हो। नॉर्मल इंसान जो केमिकल्स के बगैर, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान कहे कि मैं कभी भी एंग्जाइटी फील नहीं करता या एंग्शियस नहीं होता। ये नॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, वो एबनॉर्मल चीज़ है। एंग्जाइटी आपको लाइफ में बहुत दफ़ा पुश देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम पढ़कर आते हैं कि ताकि एंग्जाइटी ना हो कि मैं आज पता नहीं क्या बोलूँगा या रैंडमली बातें ना करूँ, तो वो एंग्जाइटी का फैक्टर है जो होता नहीं है अभी। यानी अभी मुझे एंग्जाइटी नहीं हो रही बात करते हुए, लेकिन अनकॉन्शियसली वो कहीं वो एंग्जाइटी ही है जिसने मुझे पुश किया था कि एक दिन पहले तैयारी कर लो, अगले दिन क्या बात कर। बहुत तरीके एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के। जो इमोशनल रेगुलेशन की मैं बात कर रही हूँ ना, उसमें सबसे पहले एक चीज़ होती है कि आप अपने इमोशन के ओरिजिन को पहचानते हैं कि मुझे हो क्यों रही है एंग्जाइटी। देखें, ये तो सारी वो चीज़ें ना जो हम मजाक में कह लें, लेकिन अगर हम वाकई में पहचानना शुरू कर दें कि आज अगर मूड लो है तो क्यों मूड लो है मेरा, फैमिली नहीं आई, आप अपने काउंसलर से पूछें कि मेरी फैमिली मीटिंग कब होगी। अगर वो आपको बता देते हैं कि तब होगी, तो फिर उस चीज़ को छोड़ दें बिल्कुल। आप घड़ी पे ध्यान ना रख के बैठ जाएं कि उन्होंने बताया था इतने बजे। तो जब वो नहीं बताते तो भी आप खुश नहीं होते। जब वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कब है मीटिंग, तो मुझे बताएं कितना मूड ऑफ होता है ना। अच्छा, ये लगता तो बड़ा अच्छा सा ख्याल है, ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप लोग अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जिनकी, अगर मैं आसान जुबान में समझाऊं तो, तसल्ली बीमार हो चुकी है। आपको किसी भी तरह से तसल्ली नहीं दी जा सकती अगर हम आपकी इन चीज़ों को, अगर हम आपकी बातों को रीअश्योर करते रहेंगे
तो एक्चुअली हम आपकी बीमारी को प्रोग्रेशन में मदद दे रहे हैं। मैं आपकी इनेबलिंग करती रहूँगी अगर मैं आपको कहूँगी कि हाँ आज 4 बजे फैमिली मीटिंग है, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है कि अगर मैं टाइम बता दूंगी तो भी तसल्ली कोई नहीं होनी, जब तक 4 बजेंगे नहीं, आप जाएंगे नहीं उस रूम में, फैमिली को देखेंगे नहीं। अब 4:05 ऊपर हो गए, मिस अफसा ने तो 4 बजे का कहा था। तो मसला ये नहीं है कि मुझे जवाब मिल जाए, मसला ये है कि अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में रखें कि वो आपको बॉदर ना कर सके, माइंडफुल रहें। इनेबलिंग ये हुई कि मैं आपकी बीमारी, मैंने आपको फिलहाल के लिए सुकून में डाल दिया, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप उसी एंजाइटी को से गुजरते रहेंगे, ये है इनेबलिंग। जैसे घर वाले जब आप लोग बहुत मिजरी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं और पैसे मांग रहे होते हैं नशे के लिए, और वो दे देते हैं कि चलो फिलहाल के लिए तो सुकून होगा, तो फिलहाल के लिए वो एक क्विक फिक्स है कि आप नशा कर लेते हैं, सुकून में आ जाते हैं, वो जो घर में और आपके अंदर एक तूफान आया होता है वो सेटल हो जाता है। लेकिन है तो इनेबलिंग ना, कि इलाज नहीं सिखाया और आपको एक नए उसमें रास्ते पे लगा दिया। देखें, जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला होता है ना, तो एंजाइटी होना बड़ा नॉर्मल है। जैसे जब आपकी शादी होने वाली होती है, उससे पहले जितने भी थोड़े से दिन रह जाते हैं उसमें एंजाइटी बहुत होती है, नॉर्मल है, क्योंकि एक ड्रास्टिकली चेंज इन्वायरमेंट में आप जाने वाले होंगे और आपको बड़ा अलग सा एक्सपोजर होने वाला है। आप सिर्फ पेन उन लोगों में होगी जिनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, उनमें भी पेन होती है। यानी जिस इंसान की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि एंजाइटी तो होनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई भी बड़ा ओकेजन आपकी लाइफ में आने वाला हो तो लोगों को एंजाइटी होती है। अब पेन उनको होती है जो उसको मैनेज नहीं करना जानते। जैसे रिजल्ट्स आने वाले होते हैं लोगों के, या वाइवा होने वाला है, कोई एग्जाम है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं फेंट हो जाते हैं, कुछ लोगों की एंजाइटी विजिबल होती है, हालांकि हो उन 500 लोगों को रही है जो बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में से वो होंगे जो बड़े ज़रा प्रोमिनेंट से होंगे, जिनको हाथ कांप रहे होंगे, स्वेटिंग उनकी बहुत ज़्यादा होगी। वो लोग होते हैं जिनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती। अदरवाइज एंजाइटी मुझे, आपको, हम सबको होती है, क्योंकि होती इंसानों को है और ये हमारी लाइफ में बड़ी ज़रूरी होती है हमें पुश देने के लिए। वरना तो हम हर वक्त, अगर आपको पता हो कि आप जैसे मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर पहले ही आपको पता हो कि कौन मैच जीतेगा तो कोई मज़ा रहेगा पूरे मैच में। अगर पहले ही आपको पता हो कि मैंने ही फर्स्ट आना है, जो मर्जी हो जाए, तो कोई मज़ा रहेगा उस पूरी चीज़ में। तो एंग्जाइटी और ये सारी जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, ये आपकी लाइफ में मज़ा डालने के लिए भी रखी गई है कि बोरिंग ना हो जाए, वरना तो लोग स्ट्रगल करना ही छोड़ देंगे, वरना तो लोग लेवल्स भी नहीं होते। सिर्फ मैनेजमेंट जिनकी कमज़ोर होती है ना, वो अपनी एंग्जाइटी को पीक पर ले जाते हैं। जैसे सेम एंग्जाइटी चले मिस बुशरा और मिस गुप्ता दोनों को हो रही है, फॉर एग्जांपल, दोनों को ही अपने डेज नहीं पता, और अगर इन दोनों में से किसी एक की एंग्जाइटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उनको मैनेज नहीं करनी आ रही। ये नहीं होगा कि उनको हो ज़्यादा रही है, मैनेज करता तो कॉन्शियसली है। यानी जैसे अगर तो किसी इंसान को पता होगा कि मैं इस सिचुएशन में और मुझे एंग्जाइटी हो रही है और वो नॉर्मल है होना, और मेरे कंट्रोल में है, मैं डिस्ट्रैक्ट कर लूँ अपने आप को, मैं एक माइंडफुल हो जाऊँ किसी तरह से, और मैं कर पा रहा हूँ और उसकी उस स्किल पर एक्सपर्टीज़ अच्छी है, तो वो मैनेज कर लेगा। सेम सिचुएशन में या उससे कम वाली सिचुएशन में भी अगर एक ऐसा बंदा है जिससे चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि उसे मैनेजमेंट सीखनी है कि एंग्जाइटी को कंट्रोल करते कैसे। देखें, ये सारी वो लॉट हैं जिनके साथ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स अटैच है। यानी हो सकता है कि अगर ये ड्रग्स ना करते तो इनके साथ इतने मसले ना होते एंग्जाइटी के। हो सकता है कि अगर केमिकल्स का इस्तेमाल ना होता, जिस तरह आप अपनी बात कर रही हैं, तो अगर आप केमिकल फ्री थी तो उन स्किल्स ने जो आपके ब्रेन में एग्जिस्ट करी थी, उन्होंने आपको बहुत हेल्प की। अब जहाँ पर बात आ जाती है किसी पेशेंट की कि उनके मसले नहीं ठीक हो रहे सेम चीज़ों के साथ, सेम टेक्निक्स के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर वो सपोर्ट नहीं है, या वो सपोर्ट ड्रग्स ने ख़त्म कर दी है जो उनको मैनेजमेंट में या किसी चीज़ में हेल्प दे सकेगी। तो आपका कंपैरिजन किसी हेल्दी इंसान के साथ अगर हम करें तो हो सकता है आप दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन इनके साथ नहीं हम कर सकते क्योंकि ये मसले किसी और के साथ आए हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी एक और एग्जीक्यूटिव स्किल है जो शायद बड़े ही कम लोगों में होती है, चाहे कॉग्निटिव लेवल पर हो चाहे जैसे भी। कॉन्सेप्ट है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, सोचों की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती होगी। देखिए, हमें ज़िंदगी में ना हर जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है, हर जगह पर, चाहे वो हमने अपने गोल सेट किए और उनको अचीव करना हो, चाहे हमने किसी से इंटरेक्शन करना हो, चाहे हम अपने काम पर हो, चाहे किसी भी जगह पर हो,
कोई चीज़ सीख रहे हो, हमें फ्लेक्सिबिलिटी की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। और एक रिजिड इंसान का ज़्यादा गुजारा नहीं है, क्योंकि उसके रिलेशनशिप्स भी ख़राब होंगे। एक रिजिड इंसान के साथ आप कितनी देर अच्छे टर्म्स में रहेंगे? हमेशा वन साइडेड तो नहीं होता हर रिलेशनशिप। फिर जब आपके गोल्स नहीं अचीव हो रहे होते तो उसमें आप बहुत यानी अपनी स्ट्रेटजीज में बहुत रिजिड होते हैं कि नहीं, मैंने किसी दूसरे तरीके से करना ही नहीं है। जब लोग एक मेथड पकड़ लेते हैं सिर्फ, जब लोग रिकवरी के लिए कोई एक तरीका ढूंढ लेते हैं कि मैंने छोड़नी ही टेपरिंग ऑफ से है, तो क्या होता है रिजल्ट? फिर छोड़ते ही नहीं है, करते रहते हैं। दूसरा, वो रिजिड इतने होते हैं कि मैंने करना ही इससे है, मैंने निकोटीन पैकेज ही यूज़ करने हैं सिगरेट छोड़ने के लिए, या मैंने फलां चीज़, या मैंने डिटॉक्स ही सिर्फ कराना है, या मैंने 10 दिन के लिए कहीं इंडोर होना है, या कोई भी ऐसी चीज़ें। सोशलाइज करते हैं ना जो लोग, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनके डिफरेंट पैराडाइम्स होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। शुरू में क्लैश करते होंगे, जाहिर है अपनी रिबटल्स देते होंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद ना ये सोशलाइज कर करके आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। एक चीज़ मुझे पहले ऐड करने दें कि फ्लेक्सिबिलिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं पहले किसी और तरह सोचती थी, अब मैं राजा वकास साहब ने जिस तरह बताया उस तरह सोचना शुरू हो जाऊँ। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल सामने वाले की चीज़ जो है ना वो अडेप्ट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि आप सामने वाले को कोई ओपिनियन रखने का राइट दे देते, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को राइट और रॉन्ग का टैग नहीं दे देते, आप उनको पूरा राइट देते हैं वो जो मर्जी। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है अगर किसी के अंदर एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही हो। जैसे रिलीजियस व्यूज़ होते हैं या बिलीव्स होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रोल प्ले करती है आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने में, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको हमेशा आपके बिलीव्स वाला नहीं भी मिलता, तो क्या फिर सारी ज़िंदगी लड़ते रहें, ये करते रहें? या स्पोर्ट्स में किसी एक पर्टिकुलर टीम को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है और आप किसी और को कर रहे हैं, और अगर आप इतने फ्लेक्सिबल होंगे तो ये मतलब नहीं होगा कि आप उसकी टीम को सपोर्ट करना शुरू हो जाए, आप सिर्फ उनकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना शुरू हो जाएंगे, वैल्यू देना शुरू हो जाएंगे, रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाएंगे। ये है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल को अडेप्ट करने का या सीखने का। गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस पर बहुत डिटेल में काम हुआ है। कभी आपने सुना है इसका नाम कि क्या होती है गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस? या कभी आपने सोचा है कि मैं अपने गोल्स तक पहुंच क्यों नहीं पाता, या मैं कोई टास्क शुरू करके बीच में ही ख़त्म हो जाता है, मैं एंड तक नहीं पहुंच पाता? इस पर जब मैं इस पर ना बहुत बड़ी एक रिसर्च भी हुई थी, जब हम पर्टिकुलरली स्किल पर बात कर रहे होंगे ना आने वाले सेशंस में, तो मैं वो सारी रिसर्च यहाँ कोट करूँगी कि हमें लाइफ में गोल्स को अचीव करने के लिए गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन लोगों को उतनी ही कम इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं होता। हम न्यू ईयर आता है तो कैसे रेजोल्यूशंस बनना शुरू होते हैं, बड़े बड़े, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और कुछ ही दिन के बाद सब फिजल आउट होता है। या जब बड़ी मोटिवेशन अच्छी होती है या रिसेंटली आउटडोर हुए होते हैं तो कैसी सोचें होती हैं, नशे के करीब नहीं जाना, ये करना है वो, मतलब ऐसी सोचें जो टू गुड टू बी ट्रू वाली पिक्चर दे रही होती है, और काउंसलर साथ साथ समझा रहे होते हैं कि ये स्टेट रहनी नहीं है हमेशा, हो सकता है कि क्रैश भी करे आगे जाकर। तैयार हो जाएं कि अगर अच्छे दिन नहीं भी रहेंगे तो भी यही सोचना है। अच्छा, उसके बाद मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का क्या मतलब होता है? अब हमने कभी सोचा होता है ये कि मेटाकॉग्निशन भी कोई चीज़ होती है या हमें करनी चाहिए, हमें अपना भी एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे? बहुत ही कम होता है कि हम ऐसा सोचते हैं। यूजुअली हम फ्लो के साथ ही आगे जाए जा रहे होते हैं और हम समझते हैं कि उस लड़ाई में मैं बिल्कुल ठीक था। यानी मेटाकॉग्निशन एक ऐसी स्किल है जो आपको आप ही के फ्लॉज और जितने भी चीज़ें होती हैं वो दिखा रही होती है एक बड़ी पिक्चर पर कि ये हो सकती है सिचुएशन, या मेटाकॉग्निशन से आप किसी और का पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं और उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आज आप किसी आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं और आपको लग रहा होता है कि आप ही ठीक हैं, उस वक्त तो यही लग रहा होता है ना कि मैं ठीक हूँ और सामने वाला बंदा मुझे समझ नहीं रहा। तो मेटाकॉग्निशन, जब आप थोड़ी देर के बाद रिलैक्स होते हैं, डस्ट बैठ चुकी होती है, तो आप अपनी ही यानी सोचों में बैठकर पूरी सिचुएशन एज अ थर्ड पर्सन देख रहे होते हैं। उस वक्त तो आपके इमोशंस इतने ज़्यादा आपको ओवरपावर कर रहे होते हैं, उस वक्त तो आप कर ही नहीं सकते, रिकमेंडेड भी नहीं है। यानी मैंने बात की कि डस्ट के बैठने के बाद आप ये करते हैं ना, ये वाली टेक्निक, उस वक्त तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको लगेगा कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ। इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं और सामने वाले को, यानी जब आपके इमोशंस इतने ज़्यादा चार्ज्ड अप हैं तो हसन साहब उस वक्त तो कोई क्रूशल कॉन्वर्सेशन भी करने को नहीं कहा जाता क्योंकि कर ही नहीं सकते आप।
मेटाकॉग्निशन करते उस वक्त हैं जब चीज़ ज़रा थोड़ा टाइम गुजर गया होता है। जिस तरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, यानी मेटाकॉग्निशन उसके लिए जब आप किसी से बात नहीं कर सकते और आपका दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने को, तो आप अपने अंदर भी सोच सकते हैं, अपने अंदर भी आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ फलां जगह पर मैं गलत था, या और फिर उसके बाद एक रूम खुलता है इम्प्रूवमेंट का कि आप जाकर माफ़ी मांग सकते हैं उस बारे में, या आप देख सकते हैं कि चलो आइंदा मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। तो ये आपको खुद इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। एक तो छोटी सी टेक्निक, इंट्रोडक्टरी सेशन है तो मैं बहुत डिटेल्स में खुद ही नहीं जा रही, एक छोटी सी टेक्निक तो मैंने आपको अभी बताई ना कि जिस तरह अभी की एक सिचुएशन हुई है मेरे और आपके दरमियान, कोई आर्गुमेंट हो गई है या इस तरह से कुछ, तो कुछ टाइम गुजर लेने दें, 2-1 घंटे, और फिर उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे और शाम को बैठकर सोच रहे होंगे कि बात शुरू कहाँ से हुई थी, मैंने क्या क्या चीज़ें रिबटल्स में कहीं, मुझे क्या क्या बातें सुनने को मिली। यानी ये होता है पूरा मेटाकॉग्निशन कि आप पीछे बैठकर एज अ थर्ड पर्सन, यानी आप हसन फरीद बनकर उस वक्त नहीं वो काम कर रहे होंगे, आप कोई थर्ड पर्सन बनकर सोच रहे होंगे कि वहाँ से क्या बात आ रही थी और मैं क्या बात कर रहा था और कहाँ पर चीज़ ख़राब होगी। आप ओपिनियंस नहीं रख रहे होंगे, आप सिर्फ वो चीज़ इमेजिन कर रहे होंगे कि गलती हुई कहाँ से, यानी वो कॉन्वर्सेशन जो कॉन्वर्सेशन ही रहनी चाहिए थी वो आर्ग्यूमेंट बनी कैसे। और फिर वहाँ पर आपको एज अ थर्ड पर्सन यानी चीज़ें समझ आ रही होती हैं कि एक्चुअली गलती हुई कहाँ से थी। या अगर हमारी सोचें ऑर्गेनाइज्ड होती है ना, कि अगर हमारे दिमाग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी आपकी सोचें भी इतनी जम्बल्ड अप होंगी कि आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि ये मेरे मूड्स आ क्यों रहे हैं बार बार, क्यों मुझे ओवर पावर कर रहे हैं, क्यों क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, या क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है किसी पर, या क्यों मैं डिफाइंस के पैटर्न्स पर जाए जा रहा हूँ। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में ये एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर कोई इंसान ऑर्गेनाइज्ड है ना, वो अपने बेडरूम, अपनी कबर्ड, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, तो कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है कि उनके दिमाग के अंदर भी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड चल रही होंगी, यानी उनकी सोचों में क्लैरिटी होगी, उनको अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल होगा, या उनको अपने इमोशंस पर थोड़ी अवेयरनेस होगी कि मैं स्टैंड कहाँ पर कर रहा हूँ और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करेंगी आगे लाइफ में, अगर मैं इसको एज अ स्ट्रेंथ लेकर ही चलूँगा। तो अब जिन जिन लोगों ने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड हैं वो, तो मुझे बताएं कि सोचों में कितने % तक क्लैरिटी है, या मूड्स कितने उनके स्टेबल रहते हैं। देखें, ये जो सारी स्किल्स है ना, इनमें से बहुत सारी स्किल्स इंटरलिंक्ड हैं, वैसे तो सारी हैं, लेकिन इसमें हेल्प इस तरह से होती है कि आप किसी एक स्किल में जब एज अ उसको स्ट्रेंथ रखना शुरू कर देते हैं तो 2-3 स्किल्स ऐसे ही साथ आ जाती हैं। जैसे अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू होंगे तो मुझे बताएं कि, या इमोशनल रेगुलेशन सीखेंगे तो मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ गिफ्ट में मिल रही होंगी, कौन कौन सी स्किल्स। मेरा सवाल ये है, मैं कॉन्सेप्ट ये बता रही हूँ कि एक आधी स्किल को अगर हम अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही स्किल हमारी स्ट्रेंथ होगी, हमें और भी कुछ स्किल्स मिल रही होंगी। इमोशनल कंट्रोल अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको मतलब एज अ गिफ्ट मिल रही होगी कि वो समझने में आसानी हो जाएगी, उसे स्ट्रेंथ बनाने में आसानी हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट से जो चीज़ अच्छी होती है ना, या जो चीज़ वीक होती है, वो आप में से कोई भी गैस नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी स्ट्रेंथ है तो क्या चीज़ इसके बदले में आपको एज अ स्ट्रेंथ मिल रही हो। एक स्किल में जब आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसका एक ड्रॉबैक भी है, यानी इससे कोई और स्किल में आप वीक भी हो जाते हैं। अब ये इसके अंदर एक फ्लॉ छुपा हुआ है कि अगर आप एक स्किल में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी किसी और स्किल को ख़राब करेगी, आपकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और ज़रूरत भी नहीं है, यानी आप बस अच्छे से मैनेज करना जानते हो तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ अगर, कि टाइम मैनेजमेंट अगर हमारी बहुत अच्छी है तो हमारी कौन सी एक स्किल है जिसमें हमें डर लग जाएगा कि शायद ये थोड़ी वीक हो जाएगी। यानी अगर मैं बताती हूँ, अगर आपकी एक रिसर्च इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करती है कि जिन लोगों की स्ट्रेस मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं ना होती, उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। जैसे यानी उनको कोई भी चीज़ स्ट्रेस दे रही होती है तो वो हर काम टाइम पर कर रहे होते हैं। जैसे CEOs के साथ ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, यानी हर तरफ से स्ट्रेसर्स आ रहे होते हैं ना, इतने ज़्यादा लोगों के साथ आपने काम करना होता है तो आपको बहुत जगह से स्ट्रेस आ रहे होंगे, लेकिन उनकी टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। आपने बहुत ज़्यादा CEOs में ये चीज़ देखी हुई है, जो लोग डायरेक्टर्स होते हैं, जो लोग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट के थोड़े मसले होते हैं, वो टाइम पर कभी पहुंच नहीं पाते या कोई और चीज़ उनकी अटेंशन ले लेती है। इनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी होती है, तो अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर लें कि आपको स्ट्रेस आता हुआ स्ट्रेस लगे ही ना और आपको लगे कि मैं इसमें से भी निकल जाऊँगा,
तो आपकी टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। लाइकवाइज अगर आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेंगे, हर चीज़ मतलब पहले से ही तैयार कर लेंगे, तो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी इसका ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह हम सारी स्किल्स का देखेंगे कि किन के साथ क्रॉस बनता है, तो उस स्किल में हम एज अ वीकनेस एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं जब हम डिटेल्स में इनको पढ़ेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने 4 बजे जाना है कोई बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट मीटिंग शायद मुझे और आपको स्ट्रेस दे, लेकिन एक ऐसा बंदा है जिनको कोई स्ट्रेस नहीं है उसको, और वो कहते हैं कि मैं कर लूँगा हैंडल जाकर, तो हो सकता है कि वो 4 बजे पहुँचने की बजाय 15-20 मिनट लेट हो जाएं, या कुछ कहीं से वो लेट हो जाएं, या वो किसी तरह से अपने स्केड्यूल को मैनेज ना कर सकें क्योंकि उनको पीछे से स्ट्रेस की पुश नहीं मिल रही थी। तो स्ट्रेस टॉलरेंस की या स्ट्रेस की एक पुश होती है जो हम सबको चाहिए होती है। इसीलिए सीईओस में ये चीज़ जो है ना, ये एज अ वीकनेस और एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही होती है। ख़ास तौर पे मैंने उनकी एग्जांपल डिस्कस की। एक वाकया पिछले दिनों यहाँ विलिंग वेज में भी हुआ, शायद फॉलोअप के पेशेंट्स इस चीज़ से एग्री करें। टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो गई स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा बढ़ने से, यानी स्ट्रेस एकदम बहुत ज़्यादा आया उनके ऊपर, और उनकी जो थी ना रेगुलरिटी या फॉलोअप्स पर आने की फ्रीक्वेंसी, वो एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो गई। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन, जी आपको याद है कि हमने 7 हैबिट्स में भी एक ये चीज़ डिस्कस की थी, यानी एक हैबिट भी है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि आपको प्लान और प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। याद है कौन सी थी? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी 3rd हैबिट जो थी जिसमें आप पहले करने वाले काम पहले करते हैं और सीखते हैं कि पहले करने वाले काम कौन से हैं। यानी हो सकता है कि सलमान साहब डिसएग्री करें कि नहीं मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको सीखना पड़ता है कि असल में इम्पॉर्टेंट क्या है। हेल्थ को होना चाहिए पहले नंबर पर कि काम को होना चाहिए, रिकवरी को होना चाहिए। तो फिर आप प्लान करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं कि चीज़ों को किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये एक स्किल है सीखने वाली। ये हमारी हाइपोथेटिकल सोच हो सकती है, ये हमारी फिक्शनल सोच हो सकती है, लेकिन 2 ऐसे काम जो साथ नहीं चल सकते, आप उनको साथ नहीं लेकर चल सकते। अभी नहीं चल सकते, अगर कोई आगे स्टेज आएगी तो हम आपको अलाउ करेंगे उसमें। आगे चलकर जब आपकी रिकवरी की कुछ स्टेजेस पूरी हो चुकी होंगी वहाँ पर बिल्कुल, यानी देखें रिलैप्स को आप ये ना समझें कि रिलैप्स के बाद अब बस वापस ज़ीरो पर आ गए। चीज़ यहाँ पर बार बार डिस्कस हुई हुई है कि रिलैप्स से इस तरह से इसके साथ रिश्ता ना बनाए। फिर बात इससे होता पता क्या है, लोग रिलैप्स करके बताते नहीं हैं और वो रिलैप्स करते चले जाते हैं। उनको लग रहा होता है पता नहीं चला, लेकिन उससे होता ये है कि एक लंबे अरसे तक वो उस चीज़ में रहते हैं और फिर रिकवरी की तरफ आते हैं और फिर एक लंबा टाइम लगता है उनको रिकवर करने में। देखें अल्कोहल एक प्रॉपर ड्रग है। आप ये नहीं समझें कि हम हेरोइन करने वाले को इंडोर कर लेते हैं और अल्कोहल करने वाले पे को जाने देते हैं। जो रिफ्रेशर का इंडोर होता है ना, ये सिचुएशनल होता है। बहुत से रिलैप्सिस के बाद इंडोर नहीं, क्योंकि इंडोर कोई एक इलाज नहीं है। इंडोर तो बहुत सारी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। लोग रिलैप्स करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतना लंबा रिलैप्स करने के बाद भी जब कांटेक्ट करते हैं तो आउटडोर में लेकर चल रहे होते हैं अपने ट्रीटमेंट को। मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग जाते हैं और अभी पहली दफ़ा ही रिलैप्स करते हैं, या चलें उनके कहने के मुताबिक छोटे ड्रग पर ही रिलैप्स करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन है कि आपके हालात कैसे हैं और उस वक्त की प्रिडिक्शन पर है कि ये चीज़ यहाँ पर रुकेगी कि नहीं रुकेगी। और अगर आप आउटडोर में अवेलेबल होते हुए हमें नज़र आ रहे हो तो कभी भी इंडोर नहीं होंगे, कभी भी नहीं। इंडोर होते ही सिर्फ तब है जब आपकी अवेलेबिलिटी पर डाउट हो कि इन्होंने आउटडोर में नहीं आना। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, देखें सलमान साहब किसी की हेल्प वो कर सकता है जो फ़िलहाल ख़ुद स्टेबल है अंदर से। यानी वो अभी जाकर पेशेंट्स से, एक उन्होंने नशा छोड़ा है, दूसरा वो एक मूड डिसऑर्डर के साथ है। आप लोग एक ऐसी रूटीन में से, ऐसे स्ट्रक्चर में से गुजरे हैं जिसका अपना स्ट्रेस बहुत बड़ा है, ठीक है, वो स्ट्रेस आप लेकर चल रहे हैं। आप तो फिट ही नहीं है जाकर किसी और का स्ट्रेस लेने के लिए। यानी वो जाकर अपना काम शुरू कर देंगे, चाहे फिर वो काम डॉक्टरी क्यों ना हो, चाहे फिर वो काम कोई और ही क्यों ना हो कि आपने ऑफिस में बैठना हो। जब आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस है तो आप फिट नहीं है कि आप बाहर के एनवायरनमेंट से भी स्ट्रेस लेना शुरू कर दें। ये चीज़ आपकी रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी को बहुत बढ़ा देगी। आप लोगों को काम की इजाज़त मिलती है ग्रेजुअली, ऐसा तो नहीं है कि हमने आपसे काम करवाना ही नहीं है। जी अब आ जाती है मेरी फेवरेट, रिस्पॉन्स इनहिबिशन। क्या मतलब है रिस्पॉन्स इनहिबिशन का? अच्छा, रिस्पॉन्स इनहिबिशन का मतलब है कि रिस्पॉन्स को इनहिबिट करना, यानी रोकना, फुल स्टॉप लगाना उस रिस्पॉन्स के आगे। किस रिस्पॉन्स के आगे?
किस रिस्पॉन्स को रोकने की बात हो रही है, कौन से रिस्पॉन्स को इनहिबिट करने की बात हो रही है? इम्पल्सिविटी, बिल्कुल। यानी जिन लोगों के अंदर रिस्पॉन्स इनहिबिशन एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही होती है ना, वो इम्पल्सिव लोग होते हैं। अगर रिस्पॉन्स इनहिबिशन आपके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है तो आप कैसे होंगे? यानी कोई सोच आई, फौरन उस पर अमल किया। जिस तरह पेशेंट्स अक्सर ये चीज़ें बताते हैं कि अचानक से ख्याल आ जाता है कि मरी जाकर बारबेक्यू करना है, या इस्लामाबाद जाना है, फ़लाँ जगह जाकर चॉकलेट्स लेकर आनी है, या फ़लाँ जगह का नाश्ता करना है, या फ़लाँ जगह से शॉपिंग करनी है। यानी बड़े प्लान्स ऐसे ही सडनली बन रहे होते हैं और आप उस पर अमल करना शुरू हो जाते हैं। ये वो इम्पल्सेस हैं जिन पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। चलेंगे, तो मैंने बात कर ली इन चीज़ों की जो आम लोगों के साथ भी बहुत मसले हैं। ड्रग एडिक्शन भी बाकायदा एक इम्पल्सिविटी है। जब ख्याल आता है, फ़ौरन एक ऐसी सोच आना शुरू हो गई है कि नशा करना है, और आप उठें और बस नशा करना शुरू कर दिया, लेने चले गए हैं। जो गुस्से में लोग होते हैं, जब कोई गुस्से में बात कर रहे होते हैं और उनसे अपने इम्पल्सेस कंट्रोल नहीं होते, जो लोग गालियां दे देते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्स इनहिबिशन की कमी होती है उनके अंदर। यानी वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने उन रिस्पॉन्सेस को जो रीज़नेबल नहीं है। मार देते हैं जब लोग किसी को, वायलेंट हो जाते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्स इनहिबिशन की कमी है। कभी ऐसा हुआ है आप लोग खाना खा रहे हो, आपका मुंह जल गया उससे, या चाय पी रहे हो तो अचानक पता चलो कि बहुत गर्म थी और मुंह जल गया उससे? ये भी रिस्पॉन्स इनहिबिशन की कमी है। यानी आप अपने उस रिस्पॉन्स को, चले बहुत भूख में ये चीज़ हुई है लेकिन रिस्पॉन्स इनहिबिशन की कमी की वजह से हुई है। कभी ऐसा हुआ है कि चॉकलेट का बार पकड़ा और इंटेंशन ये थी कि 2 ब्लॉक्स खाएंगे और पूरी खा गए हो, या पूरा डब्बा ख़त्म हो गया हो? ये भी रिस्पॉन्स इनहिबिशन की कमी है। तो हमारी लाइफ में बड़ी छोटी छोटी सी जगहों पर ये रोल प्ले कर रही होती है और हमें पता ही नहीं होता कि ये तो एक्चुअली हमारे अंदर इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम अपनी उन अर्जेस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे जो हमें ड्राइव कर रही हैं और किसी नेगेटिव आउटकम की तरफ लेकर जा रही हैं। ड्रग एडिक्शन या मूड डिसऑर्डर्स या बाइपोलैरिटी एक ही दिन नहीं आ जाती। पीछे पूरी ये हिस्ट्री रही होती है लोगों की, पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री ये रही होती है कि वो, उनके बिहेवियर्स में बहुत इम्पल्सिविटी होती है, उनके लड़ाई झगड़े बड़े बड़े आम होते हैं, वो गुस्सा बड़ी जल्दी कर जाते हैं, स्कूल्स में उनके झगड़े हुए होते हैं, किसी टीचर के साथ उनकी लड़ाई हुई होती है, अपने से बड़े दोस्त बनाते हैं या उनके साथ लड़ाई हुई होती है, या घर में बहुत ज़िद करते होते हैं किसी चीज़ पर। तो ये सारी हिस्ट्री जो होती है ना, ये मिल मिलाकर फिर आगे जाके किसी बीमारी की एक एक्टिव एपिसोड की तरफ लेकर जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन हमें पता चला है कि वन फाइन डे मैं किसी डॉक्टर पे गया और मुझे डायग्नोसिस मिल गया कि मैं तो बाइपोलर हूँ। ये चीज़ें सारी पीछे सपोर्ट कर रही होती हैं। यानी कोई हैबिट नहीं उनके अंदर होती एग्जीक्यूटिव्स वाली, कोई स्किल नहीं उनके अंदर होती जो उनकी स्ट्रेंथ हो, जो उनको उस चीज़ में मदद दे रही हो। हर चीज़, हर एनर्जी सिर्फ नेगेटिव साइड पर चल रही होती है बहुत ज़्यादा। जी, स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस का दूसरा नाम है रोलिंग विद द पंचेस। एक तो होता है ना, गुजारा कर लिया, बस एक्सेप्ट कर लिया है ज़िंदगी में इतने स्ट्रेसर्स, अब क्या करें, मतलब रो के भी गुजरने हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि स्ट्रेस टॉलरेंस का दूसरा नाम है रोलिंग विद द पंचेस। यानी आप देखते हैं हम सब एक ऐसी लाइफ में है जहाँ पर हर तरफ से पंचेस ही आ रहे हैं। ऐसे है कोई जो हम कह सकें कि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है? कोई एक हम में से ये अगर कह दें कि फ़लाँ एक बंदा है जिसकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, सोच हमारी इसमें ये नहीं होगी। इसमें हमारी सोच ये होगी कि स्ट्रेसर्स ने तो आना है, यानी उन आते हुए पंचिस से बचते हुए आपने आगे जाना है। एग्जैक्टली, मतलब पंचिस खाने में तो फिर टॉलरेंस ही आ गई ना, टॉलरेंस ही आ गई ना, कि मैं बस बर्दाश्त करता रहूँ उन स्ट्रेसर्स को जो आ रहे हैं मेरी तरफ, मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता रहूँ। इसमें स्ट्रेस टॉलरेंस का मतलब ये है कि आप आगे जा रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप वो पंचेस आपको रोक नहीं पा रहे आपकी प्रोग्रेस से। तो आप लोगों की बेसिकली आप लोगों पे बेसिकली ये सिचुएशन बड़ी फिट बैठती है, क्योंकि आप लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। ड्रग छोड़ी हुई है, मर्ज़ी के साथ या मर्ज़ी के बगैर, मूड की ख़राबियाँ हैं वो सीख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए अपना काम, अपनी लाइफ, हर चीज़ छोड़कर। तो स्ट्रेस तो ऊपर से फिर हमारी बातें कड़वी कड़वी सुनने को मिलती हैं दिन में कितनी दफ़ा। सीख लें कि हैंडल कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं स्ट्रेस के साथ, जिसमें बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं, आप सीख सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ये दे रही हूँ ना, जिसमें हम सारी स्किल्स और मैनेजमेंट पर एक एक करके बात करेंगे। वो तरीके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि आप एक तो माइंडफुल हो सकते हैं कि आप उस चीज़ को, यानी जो फ्यूचर और पास्ट में आप रह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्वेल कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ को रोकते हैं और आप सारा कंट्रोल प्रेजेंट पर लेकर आ जाते हैं।
दूसरा ये कि आप अपने किसी प्रोफेशनल से, किसी थेरेपिस्ट से गाइडेंस लेते रहते हैं कि एक ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर कर रही है, तो मैं किस तरह से इससे अपनी जान छुड़ा सकता हूँ। तीसरा ये कि आप अनकंडीशनली कंप्लायंट हो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि आपने आज से पहले बड़ी कोशिशें कर ली लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ। ऐसा ही है ना, फैमिली ने बातें भी मान के देख ली, आपने भी जो कहा वैसा हो गया। इस बार आप ट्रीटमेंट की मान के देख लें तो आपका मसला हो सकता है हल हो जाए, जो कि हमें पता है हल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने लेकर चलनी है। बाकी इसकी डिटेल तो हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे टॉलरेट करना है, हैंडल कैसे करना है। गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।